हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एच डी यादव बुक की। तो एच डी यादव बुक जो है, देखिए, सभी लोगों से सुना है कि यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो यूपी पुलिस की के एग्ज़ाम को देखते हुए हम क्या करेंगे, एच डी यादव जो बुक है, एच डी यादव एच डी यादव की जो मैथ की बुक है, उसका एक एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर्स में से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चंस एग्जांपल्स को लेते हुए, यानी कि अगर बात करें तो एग्जांपल्स और उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज, तो दोनों दोनों चीजें हम लोग साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा और आप कोशिश करिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन, मतलब बुक से अगर आप लगा रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन फंस गया तो आप तुरंत वीडियो को खोलिए और क्वेश्चन नंबर अपना देखिए और वहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें, तो आप जहां पर क्वेश्चन आपसे फंसता है तो उसके लिए भी ये वीडियो हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे। संख्या पद्धति से शुरुआत करने से पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा भी है, जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक की बात नहीं होगी। जैसे अगर हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें और बीच में हमारे पास क्या होता है, जीरो, और इधर चलती है हमारे पास 1 2 3 4, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक गिनतियां होती हैं। और इस साइड में बात करेंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और इसी तरह तक कहाँ तक जाती हैं, यहाँ तक। तो यहाँ पर माइनस वाले में बात करेंगे तो ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होती है, जो ऋण में सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो भाई एक बात आप लोग समझिएगा यहाँ से कि ऋणात्मक संख्या क्यों बड़ी होती है। कभी कभी दिमाग में आप लोगों के आता भी होगा कि आखिर ऋणात्मक संख्या जो जितनी छोटी होती है वो हमेशा उतनी बड़ी क्यों होती है। जैसे कि अगर -3 और -1 की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास -1 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप खुद समझिए कि आपके ऊपर 1 रुपए का कर्ज है और आपका एक दोस्त है जिसके ऊपर 3 रुपए का कर्ज है। तो भाई सबसे ज्यादा कर्जे में कौन है, आपका दोस्त है। तो आप अपने दोस्त से बड़े हुए कि नहीं हुए, वो किस लिए बड़े हुए, क्योंकि आप 1 रुपए के कर्जे में हैं और आपका दोस्त 3 रुपए के कर्जे में है। तो कर्जा, माइनस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ऋण, यानी कि माइनस। तो ऋण मीन्स लोन भी होता है और लोन मीन्स कर्जा। तो माइनस का मतलब आप लोग कर्जा समझ के चलिएगा। यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। तो यहां से देखिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बात करेंगे तो क्या होती है, धन पूर्णांक है ये हमारे पास, धन पूर्णांक। और फिर अगर इसमें से हम जीरो को भी काउंट कर लें तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, तो ये सभी हमारे पास हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। बात को समझिएगा, यहां पर पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 इसी तरह करते हुए इनफाइनाइट तक। धन पूर्णांक क्या हुए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास पूर्णांक हो गए। और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं हमारे पास, इधर से जैसे ही हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे ये सारे हमारे पास क्या है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक हो गए। और पूर्णांक की बात करें, ये सभी को अगर हम एक माध्यम में लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, इन सभी को, तो इन सभी को हम बोल सकते हैं पूर्णांक। इन सभी को हम पूर्णांक बोल सकते हैं। और पूर्णांक के अंतर्गत कौन से आते हैं, नंबर 1 पे तो आता है आपका धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और 2 नंबर पे क्या आता है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और नंबर 3 पर अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है, ऋण पूर्णांक। तो इन सभी के एक समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी हमारे पास पूर्णांक के अंतर्गत। अब देखो बात आती है इसके बाद, जब पूर्णांक सीख लिया, हमको पता चल गया कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं और ऋण पूर्णांक कौन सी हैं। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास सम संख्याएं। संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। संख्याओं की बात करेंगे अगर,
तो संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास सम संख्या, और दूसरी होती है हमारे पास विषम संख्या। तो सम संख्या हमारे पास कौन सी होती है? जो 2 से जिसमें भाग चला जाएगा, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाएगा वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। और सम संख्या के इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? वो सम होगा, तभी तो सम संख्या सम होगी। जैसे कि इकाई में आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, सॉरी 3 नहीं, 2 नहीं, 2 के बाद 4 मिल जाए, फिर 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, फिर इसके बाद अगर इकाई में आपको 0 मिल जाए तो ये सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? तो ये सभी संख्याएं सम संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी में से क्या होगा? 2 से भाग चला जाएगा। विषम संख्याओं में क्या हो? 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। ये हो गई हमारे पास विषम संख्या है। और विषम संख्याएं जैसे कि इकाई अंक में क्या मिल जाए आपको? 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, फिर इसके बाद 11 आएगा, 11 में भी इकाई में 1 मिल जाएगा। तो ये सारी संख्याएं हमारे पास कैसी हैं? तो विषम संख्याएं बन जाती हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे भाज्य संख्याएं। देखिएगा हमारे पास होती हैं, हमने पढ़ लिया सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाएं, जैसे कि अगर बात करें हम 2 की, तो 2 में से किससे भाग जाएगा? या तो 1 से जाएगा या तो 2 से जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास कैसी संख्या बन जाती है? अभाज्य संख्या। ये हो गई हमारे पास अभाज्य संख्या। क्लियर सी बात है। 2 के बाद 3 आ जाओ, 3 में भी किससे भाग जाएगा? 1 से और 3 से। इसी तरह हमारे पास 4 आ जाती है, तो 4 में से देखो हम किस किस से भाग दे सकते हैं? 1 से तो दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड मिल गए, मतलब 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से जैसे ही किसी संख्या में भाग जाने लगेगा, तो वो संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। और जिसमें से 2 केवल गुणनखंड हो गए, एक तो 1 होगा जो कंपलसरी होगा सभी संख्याओं के लिए, और एक स्वयं वो खुद होगी। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 5 में से केवल आप 1 से भाग दे सकते हैं और 5 से भाग दे सकते हैं, तो 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर इसी तरह 7 के बाद 9 नहीं होगा आपका भाज्य संख्या, क्योंकि 9 में से आप 3 से भी भाग दे सकते हैं, तो 9 आपका भाज्य संख्या में से आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 11। तो इसी तरह करते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहीं से बनता है कि आप बताइए 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25, जिसमें से 1 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं, और 51 से लेकर 100 तक 10 संख्याएं होती हैं। अगर टोटल को हम जोड़ दें तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास अभाज्य संख्याएं, हो गई सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भैया देखो एग्जाम्पल में यहीं पर दिया है कि 2 और 5, 3 और 7, 5 और 7, 8 और 11। अब 8 आपको समझ में आ रहा होगा किस लिए है। 8 तो आपने कहा कि 2 से भाग चला जाएगा, 4 से चला जाएगा और 8 से भी चला जाएगा और 1 से तो जाएगा ही। लेकिन भैया यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना क्या है? 8 और 11। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 8 लिखा है और 11 लिखा है, इनका मासा यानी कि जिसको हम बोलते हैं HCF, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इनका मासा अगर आप निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। तो मासा कितना होता है? तो मासा जो है वो 1 होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q यानी कि P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। और यहाँ पर एक देखिएगा दिया है कि जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 22/7, 7/9 इत्यादि संख्याएं। फिर इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि पाई हो गया, फिर क्या हो गया हमारे पास? √2 हो गया, √3 हो गया, माइनस का √2, माइनस का √3, माइनस का √5 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के
सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलित रूप है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि -1, 2/3, -4/7 पाई, और फिर इसके बाद यहाँ पर √2, √3। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि √2 कैसी संख्या है। ऑप्शन में आपको दे देगा परिमेय, अपरिमेय, सहअभाज्य, अभाज्य। तो क्या बोलेंगे आप, और एक ऑप्शन आपको वास्तविक संख्याओं का दे देगा, तो इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। क्लियर सी बात है। अब इसके बाद देखिएगा क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो एक के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद 3 के बाद 4, इसी तरह से इनफाइनाइट तक हमारे पास क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। और क्रमागत पूर्णांक कौन से होते हैं, क्रम में आने वाले। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी क्रम में आएंगे, जैसे बोल दे कि आपसे कि 4 क्रमागत पूर्णांक के बारे में आपसे पूछ ले, और जिनमें से आपको दे दे कि पहला 1 है, तो क्रमागत का मतलब क्या है, अगर पहला 1 है तो दूसरे को 2 होना ही चाहिए, तीसरे को 3, फिर चौथे को 4। इसी तरह से हम क्रमागत पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं। क्रमागत सम संख्याएं इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है, तो क्रमागत सम संख्याएं भी इसी तरह होंगी। जैसे 2 के बाद क्रमागत सम संख्या कौन सी आएगी, तो 4 ही आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी, 10, 12। तो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा कितने का होता है, यहाँ पर अगर अंतर की बात करें तो यहाँ अंतर 2 का होता है, और यहाँ पर अंतर 1 का होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये रहा, तो यहाँ पर देखिए क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अंतर क्या हो जाएगा, जैसे सम संख्याओं में, तो यहाँ पर विषम संख्याएं 17 हो गई, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास क्रमागत विषम संख्या हो जाएंगी, और इनके बीच में डिफरेंस हमेशा कितने का होगा, तो 2 का होगा। यहाँ पर एक चीज और लिखी है, देखो, अगर कहने का मतलब आपसे बोल दिया जाए कि कोई पहली संख्या अगर x है, इसके अगली क्रमागत संख्या विषम या फिर सम, दोनों के लिए रूल लगेगा यहाँ पर, तो क्या होगी, x + 2, क्योंकि अंतर देखिए कितने का है, 2 का। फिर इसके बाद फिर से 2 का अंतर, इसमें और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 4, फिर इसमें और 2 जोड़ेंगे तो आगे भी जाएगा, क्योंकि अंतर सभी के बीच का कितना होना चाहिए था, 2 का ही अंतर होना चाहिए। आगे क्या हो जाएगी, x + 6। तो इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, और ये कहां पर लगेगा, सम और विषम दोनों जगह पर। अब यहाँ पर देखो, ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, तो इसका बहुत ही प्यारा सा सिस्टम दिया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के ही तौर पर हम समझते हैं, 241 भाज्य है या नहीं, तो 241। ठीक है, तो यह निर्णय लेने के लिए 241 के ठीक बाद, तो यहां पर क्या कह रहा है, ठीक बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है। 241 के ठीक बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 256। इसके बाद 256 एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। अब यहां पर इसका वर्ग कितना है, 16, सॉरी वर्गमूल कितना आएगा, 16। अब देखो 16 के बाद आने वाली विषम संख्याओं से हम इसमें से भाग देके देख लेंगे, विषम संख्या नहीं अभाज्य संख्या। तो 16 के पहले, तो इसके पहले की अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इसके पहले कौन सी हो जाएगी हमारे पास, एक तो 13 हो गई, 11 हो गई, 7 और फिर 5, फिर 3, फिर 2, तो ये बन गई हमारे पास। तो हम देखो 13 से भाग दे के चेक करेंगे, 13 × 13 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 11 बच गया, तो 111 नहीं आता, 13 से नहीं कटेगी। फिर इसी तरह 11 से चेक कर लेंगे, 11 दूना 22, 11 से भी नहीं कटेगी। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 × 21 हो गया, 31 बचा, नहीं कटेगी। फिर 5 से भी चेक कर लेंगे, 5 × 20, 5 से भी नहीं कटने वाली है, और 3 से भी नहीं कटने वाली है, और 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है, इकाई अंक हमेशा सम होना चाहिए। सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो इकाई अंक में क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो कटने वाली नहीं। तो ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अभाज्य संख्या निकालना सीख लिया होगा कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्याय में देखो प्रश्न दिए गए हैं, और इस बुक में सबसे खासियत वाली बात क्या है, तो इस बुक में सबसे ज्यादा खासियत वाली बात यह है कि इस बुक में जो सवाल दिए गए हैं ना, वो सारे टाइप वाइज दिए गए हैं।
तो टाइप वाइज में सबसे पहला टाइप हमको पढ़ना कौन सा है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर दूसरा टाइप होगा संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न होंगे। और तीसरा होगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। चौथा होगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। पांचवा होगा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। छठा होगा भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। सातवां होगा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आठवां होगा घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। और 9 नंबर पे आएगा हमारे पास अंकों पर आधारित प्रश्न। तो 10 पे आएगा गुणा पर आधारित प्रश्न, 11 पे आएगा जानवरों पर आधारित प्रश्न, 12 पे आएगा गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। और 13 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इकाई अंक ज्ञात करना, जो कि यूनिट डिजिट आपको पता ही है कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है यहाँ से। और विविध के कुछ प्रश्न और होंगे जो मिसलेनियस टाइप के होंगे, इन्हीं सभी में से 2-3 टाइप को आपस में मिला दिया गया, और तो ऐसे प्रश्न होंगे। तो ये चीजें हमको करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बहुत ही छोटा सा इंट्रो है जो 15 से 16 मिनट का होगा। तो आप लोग इंट्रो अगर देखेंगे और इसके बाद हम एसडी यादव के एग्जाम्पल्स, सर्वप्रथम हम एक क्लास में एग्जाम्पल उठाएंगे, दूसरी क्लास में वहां से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, और 2-3 क्लासों में एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बुक में क्वेश्चन ढेर सारे। तो सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस सीरीज में आप सभी लोग अपना साथ बनाए रखिएगा।